बाकी लोग बनाए हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए हैं? एनसीईआरटी तुम लोग को रीडिंग भी मारनी बोले थे, रीड करने बोले थे लाइन बाय लाइन, किए हो सब लोग? कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हेलो। सर सारे आयन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। सारे आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, चलो ठीक है। और दूसरा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको सर बोलते हैं? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, चलो ठीक है। और सर और सबसे छोटा एटॉमिक रेडाई होगा एल्यूमिनियम का। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम लोग कैसे करते हैं? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है सबके पास, तो इसमें बताए हैं कि केटायंस जो होते हैं, केटायन का साइज जो होता है वो छोटा होते जाएगा उसके पेरेंट एटम्स, और एनायंस का साइज बड़ा होते जाएगा। तो बढ़ता जाता है। ऑब्वियसली जिस एनायन के ऊपर जिसके पास सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। और केटायन में जिसके पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इन द ऑर्डर ऑफ, सॉरी एटॉमिक रेडियाई नहीं है ये, आयोनिक रेडियाई, ठीक है, क्योंकि आयंस की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सर राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है, तो सबसे छोटा किसका हो जाएगा? Al3+, एल्यूमिनियम, इसके बाद Mg2+, मैग्नीशियम, इसके बाद Na+, सोडियम, इसके बाद F-, F माइनस, O2- O2 माइनस, और N3 N3, माइनस। सबसे ग्रेटर साइज N3- का। ठीक है। एनसीईआरटी रीड किए हो तुम लोग? यस सर। बोलो, हो गया सारा? कुछ क्वेश्चन है सर जो नहीं बन रहे। नहीं, रीडिंग पढ़ ली है पूरा एनसीईआरटी? थोड़ा पार्ट बाकी है सर। हो गया? बाकी लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो? चलो, इसमें कुछ कुछ बचा हुआ था पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तुम लोग का जो जो क्वेश्चंस होगा वो पूछ लेना, पहले ये बता देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ पार्ट इसमें छूटा हुआ है, तो ये देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। चलो, इसमें एक देखोगे एनसीईआरटी अगर पढ़े होगे तुम लोग, तो उसमें एक टर्म मिला होगा तुम लोग को, डायगोनल रिलेशनशिप मिला था। मतलब पढ़े ही नहीं हो तो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। एक टर्म आता है डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि इसमें देखोगे कि कुछ एलिमेंट्स जो है सेकंड पीरियड का, वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट से डायगोनली रिलेटेड होते हैं। डायगोनली रिलेटेड मतलब उनके प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो सिमिलर होता है, ठीक है। जनरली देखा गया है कि पीरियोडिक टेबल में जनरली हम लोग देखे हैं कि ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट है तो ग्रुप में ही देखा गया है कि ग्रुप में जो जो एलिमेंट्स होंगे उनका प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है। लेकिन कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि पीरियड के एलिमेंट्स भी अलोंग डायगोनल पोजीशन उनका भी प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रहा है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इन periodic table elements belonging to same group have similar electronic configuration. Elements belonging to same group have similar electronic configuration and hence they have similar properties, ठीक है। ये तो ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये ग्रुप में जनरली हम लोग को पता ही है कि ग्रुप में एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, इसलिए उनका प्रॉपर्टीज भी मैच करता है।
लेकिन कुछ कुछ पीरियड के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज भी सेम देखे गए। हाउएवर सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स belonging to different group, ठीक है, some pair of elements belonging to different group and present at diagonal position and present at diagonal position have similar properties, ठीक है, have similar properties, और इसी को बोला जाता है दिस इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। कि कुछ कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट्स में देखा गया है कि वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के भी हैं, ठीक है, फिर भी उनका प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर है। जनरली देखा गया कि सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि डायगोनल पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है, डायगोनल पोजीशन पे है और वो अलग अलग ग्रुप के हैं, फिर भी उनका प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर है। इसी को बोला जाता है दिस इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप जनरली देखा गया है कि सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में ये डायगोनल रिलेशनशिप होता है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स ज्यादातर शो करेंगे जो डायगोनल पोजीशन पे है, सेकंड और थर्ड वाले? तो लिथियम का देखोगे डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम के डायगोनल एलिमेंट में देखोगे मैग्नीशियम आता है, तो लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनली रिलेटेड है। इसी तरह बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप देखोगे एल्यूमिनियम के साथ होता है। फिर इसके बाद बोरोन का देखोगे, बोरोन का डायगोनल रिलेशनशिप है सिलिकॉन के साथ, ठीक है। तो सिलिकॉन। जनरली ये हाँ अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ग्रुप अलग अलग है बट इनका प्रॉपर्टीज जो होता है सिमिलर है और ये डायगोनल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। तो डायगोनल पोजीशन होने की वजह से ही इनको नाम दिया गया है डायगोनल रिलेशनशिप। और इसमें देखा गया है कि लिथियम और मैग्नीशियम के जितने भी कंपाउंड्स होंगे या जितना भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगा उन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। उसी तरह बेरिलियम और एल्यूमिनियम का भी सिमिलर होता है, बोरोन और सिलिकॉन का सिमिलर है। तो इसका एक्चुअली रीजन क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप क्यों शो कर रहा है, अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स क्यों सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, रीजन बता सकते हो कोई? बोलो। बता सकते हो रीजन? तो इसका रीजन जो होता है ना, इट इज ड्यू टू ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू ऑफ चार्ज बाय साइज रेशियो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो डायगोनल रिलेशनशिप का सबसे मेन रीजन यही है, इट इज ड्यू टू, क्योंकि इन सभी आयंस का देखोगे, ये लिथियम देखोगे Li+ बनाता है Mg, मैग्नीशियम Mg2+ बनाता है। तो इनका चार्ज बाय साइज का रेशियो जब भी लोगे इनके आयंस का, तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, सेम वैल्यू आता है। और कोई भी आयंस जो है अगर उनका चार्ज बाय साइज का रेशियो अगर सिमिलर होगा तो ऑब्वियसली उनके कंपाउंड्स जो बनेंगे ना उनका प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगा। तो उसी तरह बेरिलियम और एल्यूमिनियम के केस में भी देखा गया है कि इन दोनों के आयंस जो हैं उनका चार्ज बाय साइज रेशियो जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर आता है। उसी तरह बोरोन और सिलिकॉन का भी जब चार्ज बाय साइज रेशियो कैलकुलेट किया जाता है तो ये भी सिमिलर। तो चार्ज बाय साइज रेशियो अगर सेम आएगा किसी भी दो आयंस का, पेयर ऑफ आयंस का चार्ज बाय साइज रेशियो अगर बराबर है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वो उनके प्रॉपर्टीज भी जो जो कंपाउंड्स बनेंगे उनके प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। तो यही होता है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, बात समझ में आया सबको? तो रीजन अगर पूछा जाए डायगोनल रिलेशनशिप का तो रीजन क्या हो जाएगा? क्या है रीजन डायगोनल रिलेशनशिप का?
Similar ratio of charge by size. चार्ज बाय साइज रेशियो सिमिलर होता है, ठीक है। चार्ज बाय साइज रेशियो का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा, जिसकी वजह से ये डायगोनली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को इसमें, डायगोनल रिलेशनशिप में? एक मिनट, यहाँ पे सिलिकॉन है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को? देख लो। है, बोलो। सर सेकेंड और थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी है? सारे एलिमेंट में नहीं आता है, कुछ कुछ एलिमेंट्स में है, ठीक है। जो जो एलिमेंट्स हो, क्या मेनली यही तीनों में देखा जाता है। तो ये हो गया डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ये कंपैरिजन बच गया था, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये तो आसानी से बता सकते हो कि मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर का वेरिएशन कैसे होगा, बताओ तो। इसका अगर वेरिएशन हमको देखना है अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन हम लोग दो तरीके से देखते हैं, एक अलोंग द पीरियड और दूसरा अलोंग द ग्रुप। तो पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करें, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर में अगर देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट मूव करोगे पीरियड में, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। मेटालिक कैरेक्टर, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा यहाँ पे? मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, और मेटालिक कैरेक्टर अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या नॉन होगा? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। हाँ, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे बोल सकते हैं ये इंक्रीजेस, ठीक है। उसी तरह ग्रुप में अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे तो यहाँ पे मेटालिक मेटालिक कैरेक्टर क्या कैरेक्टर होगा? इंक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि मेटल का जनरली टेंडेंसी होता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर आओगे तो साइज बढ़ता है, और साइज अगर बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो कम होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ठीक है। तो ये रीजन होता है कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम अगर हम लोग जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ये घटेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग नॉन मेटालिक कैरेक्टर ये डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये तो हो गया मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पे ऑलरेडी हम लोग कल बात किए ही थे, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में देख लेते हैं एक बार फिर से। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में जनरली कल देखे थे मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स जनरली उनका नेचर क्या होता है? बेसिक। बेसिक नेचर का होता है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं उनका नेचर जनरली एसिडिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में अगर वेरिएशन देखें लेफ्ट टू राइट जाने पे,
पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक नेचर हम लोग बोल सकते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स यहाँ पे क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। ठीक है। और टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पे एक्चुअली में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो मेटालिक के ऑक्साइड्स जो होते हैं, मेटल के ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, वो मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। तो ऑब्वियसली मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ रहा होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। लेकिन लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे पीरियड में तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है। तो ये रीजन होता है। जैसे इनमें हमको अरेंज करना है, कुछ क्वेश्चन दे रहा है, ये कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, या कुछ पेयर ऑफ ऑक्साइड्स दिए गए हैं तुमको, CO2, SiO2, GeO2, SnO2 और PbO2। इन्हें तुमको अरेंज करना है, बेसिक नेचर के ऑर्डर में अरेंज करना है। बताओ तो ऑर्डर क्या होगा। सर लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका होगा, PbO2। PbO2। ठीक है। ये एक्चुअली कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सारे क्या है, ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। ये सारा कार्बन वाले ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 14 के। तो ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो अभी देखें, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ये क्या होता है, ये इंक्रीज करता है। तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की अगर हम लोग बात करें तो CO2 का सबसे कम, फिर SiO2, उसके बाद GeO2, SnO2 और PbO2। तो ये इनका बेसिक नेचर का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग सेम एलिमेंट के ऑक्साइड्स अगर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखना, among डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब यहाँ ध्यान देना, जो चार्ज डेवलप होता है ना उसके ऊपर, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट कंपाउंड में एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज बनेगा उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब रिडॉक्स में पढ़ोगे, बट यहाँ पे सिंपली आयनिक कंपाउंड जैसे लिखते हैं ना, तो आयंस के ऊपर जो चार्ज आता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो अमंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन states of same metal, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये ध्यान रखना, will have higher basic nature and higher oxidation state will have higher acidic nature। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर सेम मेटल का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जैसे एक ही मेटल है, अगर वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो उस केस में देखोगे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है कंपाउंड्स, जिस कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होगा तो उसमें देखोगे उसका बेसिक नेचर ज्यादा होता है, और जिस कंपाउंड्स में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर होगा उसमें उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो जैसे कंपेयर करना चाह रहे हैं हम लोग, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंगनीज है, तो मैंगनीज जो है, मैंगनीज के बहुत सारे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। ठीक है। जैसे मैंगनीज बहुत सारे डिफरेंट ऑक्साइड्स भी बनाता है उसी की वजह से, MnO है, MnO2 है, MnO3 है और Mn2O7 है।
तो इसमें देखोगे यहाँ पे Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे MnO में +2 होगा, MnO2 में +4 होगा, MnO3 में +6 है, और Mn2O7 में +7 है। ये समझ में आ रहा है कैसे निकाले? हम्म, आ रहा है या नहीं समझ में? हेलो? यस सर, हेलो? कोवेलेंसी से रिलेट करके। ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, ठीक है, तो ओवरऑल तो 0 है, तो यहाँ पे Mn का +2 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो एक का -2 होता है तो दो का -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका +4 आ गया। उसी तरह ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू -2 -6, तो यहाँ पे +6 आ गया। और यहाँ पे Mn2O7, मतलब एक Mn का +7 होगा, दो Mn मिलके +14 और 7 ऑक्सीजन मिलके -14, तो ओवरऑल ये 0 कर देगा। तब देखो यहाँ पे सेम ही एलिमेंट के मैंगनीज का ही डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो इनमें अगर तुमको बेसिक नेचर, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है उसका बेसिक नेचर ज्यादा है। और एसिडिक नेचर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा उसके अंदर एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट जितना कम होगा उसका बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखना, बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे अगर इनको अरेंज करना है तो पहला बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा इनका, बताओ तो? इन चारों ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर, इन दोनों का ऑर्डर बताओ। सर लेफ्ट टू राइट बेसिक है और राइट टू लेफ्ट एसिडिक। तो अगर बेसिक नेचर में देखेंगे तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है, तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जाएगा बेसिक नेचर कम होते जाएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक क्या हो जाएगा? MnO, इसके बाद MnO2, इसके बाद MnO3, और सबसे लिस्ट बेसिक Mn2O7। तो ये हो गया बेसिक नेचर। एसिडिक नेचर का ऑर्डर जस्ट इसका उल्टा, MnO सबसे लिस्ट बेसिक, तो यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा एसिडिक Mn2O7, इसके बाद MnO3, इसके बाद MnO2, और उसके बाद सबसे लीस्ट एसिडिक MnO हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, तो ये ध्यान रखना। तो सेम एलिमेंट में अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल रहे हैं तो उनमें जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो उनका एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम है तो बेसिक नेचर ज्यादा होगा। ठीक है।
क्या चल रहा है इधर? हेलो। यस सर। आवाज आ रहा है क्या? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है अभी? नहीं। ये होस्ट शेयर करो मिली। चलो अभी दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। चलो, तो ये इसमें कोई डाउट है किसी को? एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर में यहाँ तक तो हो गया था ना? यहाँ तक किसी को डाउट? चलो, अगर इसमें डाउट नहीं है तो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग मूव कर रहे हैं। एक और टॉपिक इसमें बचा हुआ है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, जनरली ये इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक में आएगा। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक टर्म होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में देखोगे कि जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है। ठीक है, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 4A, ग्रुप नंबर 4A, 5A, 6A, ठीक है, ये 7 हो गया, 6A एंड 7A। ठीक है, इन चार ग्रुप्स में देखा गया है as we move down the group, the stability of lower oxidation state increases, whereas the stability of higher oxidation state
हेलो। हेलो आदित्य। हेलो। यस सर। यस सर। आवाज आ रहा है क्या? आदित्य होस्ट शिफ्ट करो तुम। बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो जा रहा है? अरे होस्ट शिफ्ट करो, तभी तो शेयर कर पाएंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम लगता है, हो नहीं रहा है। किसका नेटवर्क प्रॉब्लम है? आपका होगा, किसका? मेरा। जल्द तुम लीव करके फिर से ज्वाइन करो। चलो ठीक है। अब मिली होस्ट बन गई। मिली तुम शिफ्ट करो। चलो ठीक है। दिख रहा है अभी स्क्रीन? दिख रहा है या नहीं? बोलो जल्दी। यस सर। तुम करेंगे उसको। चलो, तो यहाँ पे हम बता रहे थे इनर्ट पेयर इफेक्ट में कि ग्रुप नंबर 14 में दो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। एक +4, जब वो सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो +4, और जब वो सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पी वाला सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2। तो +4 और +2 में हाइयर कौन सा है? +4 वाला हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और +2 वाला लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, है ना? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे यही चीज ऑफ लोअर वाले ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और जो हाइयर वाला है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी कम होगा। तो यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी की ऑर्डर, हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग हाइयर वाले का लिखते हैं। C4 Si4+, Ge4+, SN4+, और Pb4+। बताओ तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा टॉप टू बॉटम? स्टेबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा नीचे जाने पे हायर वाले का? हम्म, बोले जल्दी। घटेगा। हाँ, तो यहाँ लिखा ही है कि स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये डिक्रीज करता है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे ये क्या होगा? घटेगा। तो ये स्टेबिलिटी का, सॉरी ये उल्टा साइन दे दिया, ठीक है। तो हायर ऑक्सीडेशन का स्टेबिलिटी जो है ये टॉप टू बॉटम जाने पे ये डिक्रीज होगा। अब यही अगर लोअर वाले का अगर हम लोग बात करें, C2+ का, C2+, Si2+, Ge2+, SN2+, और Pb2+, ठीक है। तो लोअर ऑक्सीडेशन का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे ये क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये ऑर्डर, तो इसमें जनरली देखोगे लेड का जो कंपाउंड है ना, वो Pb2+ में नहीं पाया जाता है। जनरली लेड का कंपाउंड, सॉरी, Pb4+ में नहीं पाया जाएगा। मोस्टली इसके कंपाउंड्स देखोगे Pb2+ वाला कंपाउंड जो होता है मोर स्टेबल होता है, क्योंकि हमको पता है कि टॉप टू बॉटम जो सबसे बॉटम वाला एलिमेंट होगा उसमें जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही ज्यादा स्टेबल होता है, और हाइयर वाला उसका सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। तो Pb2+ और Pb4+ में अगर तुमको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो ऑब्वियसली Pb2+ ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू Pb4+। तो इसका रीजन क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने का रीजन क्या है? ठीक है, क्यों बोलता है इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों शो करता है? तो एक्चुअली इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोग ऐसे बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट ये पुअर शील्डिंग की वजह से होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट is
ड्यू टू greater penetration power, greater penetration of ns2 orbitals, due to which or greater penetration of s orbitals, ठीक है, penetration of s orbitals, due to which ns2 orbital electrons becomes nearer to nucleus as a result of increased effective nuclear charge owing to poor shielding of d and f orbital electrons, and hence they don't participate in bonding. ठीक है, ये रीजन है। एक्चुअली क्या होता है इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम ग्रुप में अगर देखोगे, टॉप टू बॉटम अगर आ गए हम लोग, ठीक है, जैसे ग्रुप नंबर 14 में ही अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो इसमें सबसे बॉटम वाला जो एलिमेंट है लेड है। तो लेड का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये तो हम लोग को जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताई है। इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP2 है। मतलब लेड जो है ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ हो गया। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या आएगा, 6s2 6p2। तो 6s और 6p आने से पहले पहले देखो इसका 6s और 6p आने से पहले इसमें देखोगे कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, 4f आएगा, 4f और 3d, ये सारे 4d भी आएंगे, ठीक है। तो मतलब 6s और 6p आने के पहले क्या होगा, बहुत सारे उसमें f ऑर्बिटल्स भी आ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इसका लिख के देखोगे तो इसमें देखोगे f ऑर्बिटल भी आ रहा है और d भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर उससे पहले, बिल्कुल उससे पहले अगर f ऑर्बिटल आ जाए, तो f ऑर्बिटल का हम लोग ऑलरेडी शील्डिंग देख चुके हैं। f ऑर्बिटल का शील्डिंग क्या होता है, वो बिल्कुल पुअर होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हम लोग उसका एज्यूम करते हैं। समझ रहे हो ना, f ऑर्बिटल का जो शील्डिंग पावर होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि शील्डिंग नेग्लिजिबल होने की वजह से क्या होगा, ठीक है, f और d दोनों आ रहे हैं उसमें, तो नीचे के जो सबसे नीचे वाला जो एलिमेंट होगा, सबसे हेवियर जो एलिमेंट होगा, जो ग्रुप में सबसे बॉटम में होगा, तो उसमें देखोगे f और d आने की वजह से शील्डिंग पुअर हो जाता है। और शील्डिंग अगर पुअर होगा तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बाहर वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो लेड के केस में देखोगे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 6s और 6p के इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऊपर बढ़ जाएगा ज्यादा। अब हम लोग पर्टिकुलर शेल में अगर बात करें, सिक्स्थ सेल में ही अगर बात करेंगे, तो एस और पी में देखेंगे, तो एस और पी में न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस होता है या पी होता है, बताओ तो। एस और पी में अगर हम लोग कंपेयर करें तो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज कौन सा होगा, एस या पी, एस होगा। तो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज एस है, तो इसका मतलब एस पे जो होता है, एस के ऑर्बिटल्स पे या एस में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके ऊपर फोर्स ज्यादा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू पी, ठीक है, क्योंकि एस ऑर्बिटल ज्यादा क्लोज है। तो आउटर मोस्ट एस पे जो होता है न्यूक्लियस का फोर्स वो ज्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू पी। तो एस पे ज्यादा फोर्स बढ़ने की वजह से एस में जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो उसको लूज करने नहीं दे पाता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
हेलो हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है? कितने देर से ये गायब था स्क्रीन? पूछ रहे हैं सर कितने 2 देर से मिनट। अच्छा, हेलो। यस सर। बार बार दूसरा स्मार्ट प्रेप कहाँ से आ जा रहा है यार? आवाज आ रहा है क्या तुम लोग को अभी? हाँ सर अभी आ रहा है। चलो वो सुन लिया, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला रीजन सुन लियो या कोई डाउट है किसी को? हेलो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला रीजन लिख लिया सब लोग? देखो जल्दी से, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हेलो, अरे रेस्पॉन्ड करो। आ रहा है आवाज? आदित्य, यस सर। ये स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो ये रीजन लिख लियो ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला। चलो तो हाँ यही सर कुछ लिख कुछ, ली। तो यही कुछ कुछ टॉपिक्स था जो बचा हुआ था पीरियोडिक टेबल का। तुम लोग का पीरियोडिक टेबल यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब तुम लोग का बुकलेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रैक्टिस कर लोगे। बुकलेट के क्वेश्चंस आप सारा अटेम्प्ट कर सकते हो, बुकलेट के क्वेश्चन और प्लस एनसीईआरटी इसके साथ साथ। तो ये तुम लोग का पूरा होमवर्क रहेगा। एनसीईआरटी एक बार रीडिंग मारोगे पूरा, ठीक है, लाइन बाय लाइन रीड करोगे, उसके बाद बुकलेट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। रीड करने के बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज प्लस बुकलेट के क्वेश्चंस आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद तुम लोग का केमिकल बॉन्डिंग तो उधर चल ही रहा है, यहाँ पे गैसियस स्टेट स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। पहले जो डाउट होगा वो क्लियर कर लेना, उसके बाद गैसियस स्टेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हेलो, सुन लिया ना? हाँ सर। तो तब तक तुम लोग पीरियोडिक टेबल पूरा खत्म करो, ठीक है। पीरियोडिक टेबल अपने एंड से कंप्लीट क्वेश्चंस बना के एनसीईआरटी का भी और बुकलेट का भी क्वेश्चंस कंप्लीट करके रखो। जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और गैसेस स्टेट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। केमिकल बॉन्डिंग तो तुम लोग का चल ही रहा है ना उधर, स्टार्ट हो गया है ना केमिकल बॉन्डिंग? हाँ सर। चलो तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से गैसेस, लेकिन ये कंप्लीट कर लेना बुकलेट और एनसीईआरटी, इसके क्वेश्चंस कर लेना, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो चलो फिर तो एंड कर रहे हैं, तब तक प्रैक्टिस करो तुम लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो यहाँ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करके आना तुम लोग। बॉन्डिंग, ये सॉरी, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर कंप्लीट करके रखना तब तक, ठीक है।